नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। आज इस लाइव में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान दिल्ली में हुई रैली से क्या संकेत निकले हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में हुई रैली, उससे क्या संकेत निकले हैं और मोदी जी क्या देश को क्या संदेश मेरठ से देना चाहते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियोज़, हमारी चर्चाएँ, हमारे विश्लेषण अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपने मित्रों और परिचितों के बीच शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मदद मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी और हम इस तरह की काम ज़्यादा मजबूती के साथ कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की दिल्ली की रैली। ये रैली मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का शो था और इसमें इंडिया गठबंधन में शुरू में जो लोग शामिल हुए थे, उनमें से जो घोषित तौर पर निकल गए नीतीश कुमार और अजित सिंह की पार्टी, अजित सिंह के बेटे राष्ट्रीय लोक दल, उनको छोड़ दें तो बाकी सारे लोग या उनके प्रमुख नेता इस रैली में शामिल थे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो दो मुख्यमंत्री जेल में, एक हेमंत सोरेन और एक अरविंद केजरीवाल, दोनों की पत्नियां कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल इस रैली में थीं और दोनों ने रैली को संबोधित भी किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बहुत ही खुल करके अपनी बात रखी, तेजस्वी ने रखी, अखिलेश यादव ने रखी, कल्पना सोरेन ने भी एक संदेश पूरे देश के आदिवासियों को देने का कोशिश की। सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का पत्र पढ़ा और अपनी बातें भी कही। बाकी नेताओं ने भी, जो लोग नहीं आए थे, जिसमें से ममता बनर्जी, लेकिन उनके दो प्रतिनिधि, डेरेक ओब्रायन और एक मैडम घोष, जो अभी राज्यसभा की मेंबर बनी हैं, वो उसमें थी और दोनों ने भाषण किया। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो चुनाव प्रचार की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने पत्र भेजा और उनके प्रतिनिधि ने पत्र पढ़ करके सुनाया। महबूबा मुफ्ती इसमें थी, फारूक अब्दुल्ला इसमें थे, तेजस्वी यादव मैंने नाम लिया, शरद पवार खराब सेहत के बावजूद इसमें थे, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी और आपके ढेर सारे नेता थे। तो एक संदेश तो इस रैली से ये गया है कि इंडिया गठबंधन, जिसको बहुत ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अखबार हैं और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी फैलाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन तो गठबंधन है ही नहीं, ममता बनर्जी अलग घूम रही हैं, आपके साथ कितने दिन चलेगा। तो ये इन सारी जो अफवाहें थी, जो प्रोपेगेंडा था, इसको विराम मिला है और ये बात वहां से बहुत साफ हुई है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल तमाम आपसी असहमतियों के बावजूद साथ खड़े हैं और मजबूती से साथ खड़े हैं। सबने अपने भाषण में एक सुर में मोदी सरकार को हटाए जाने की बात कही और सबने इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा कि इंडिया गठबंधन, उन्होंने अपनी पार्टी की बात न करके देश के स्तर पर इंडिया गठबंधन की बात की कि इंडिया गठबंधन किन चीजों के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा एक और खास बात निकली इस रैली से। खास बात यह निकली कि तमाम जो अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं और जो वहां पर मौजूद थे, सबने वो दमखम दिखाया। और ये दमखम कहां से आता है? ये जो दम दिखाया लोगों ने, ये दम वहां उनके राज्यों में उनको मिल रहे जन समर्थन की वजह से आता है। तेजस्वी जिस तरह से बोलते हैं, अखिलेश यादव जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से डेरेक बोले, जिस तरह से दूसरे नेता बोले,
तो उसमें वो चीज दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जमीन पर इन सभी लोगों को समर्थन मिला हुआ है। तो एक ये संदेश भी सामने आया जो मैं लगातार, और बहुत सारे लोग खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं उनमें बहुत से पत्रकार ये बात कहते रहे हैं और मानते रहे हैं कि जमीन पर चीजें उतना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है जितना कि बताई जा रही है। तो ये बात भी यहां से साफ हुई। इसके अलावा एक चीज और साफ हुई इस रैली से, वो ये साफ हुई कि जैसे राहुल गांधी ने एक बात कही, राहुल गांधी ने आज बड़े अलग तरह से, चूंकि आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के मैचेस के वो उपमा देते हुए उस रूपक में बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मोदी जी मैच फिक्स, जैसे क्रिकेट में मैच फिक्स होता है वैसे ही वो ये मैच फिक्स करना चाहते। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर को फिक्स कर लिया, प्लेयर को फिक्स कर लिया, कैप्टन को फिक्स कर लिया और उससे मैच जीतते हैं। तो यहां उनका कहने का तात्पर्य था कि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो अंपायर है इलेक्शन कमीशन उसको फिक्स कर लिया, फिर डराने धमकाने का काम भी किया, जैसे प्लेयर्स को बैठा दिया जाता है पहले लालच देकर या डर देकर या धमकी देकर। तो उन्होंने कहा हमारे 2 मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के, उनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से ठीक पहले हेमंत सोरेन और इलेक्शन घोषित होने पर अरविंद केजरीवाल। और एक बात जो पहली बार राहुल गांधी के मुंह से निकली, वो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने जा रही। मैच फिक्स कर ले तो अलग बात है, अगर फिक्स हो गया तो अलग बात है। तो ये बात एक राहुल गांधी ने बहुत दमखम के साथ कही है। एक बात और राहुल गांधी पहले कह चुके हैं, जो इनकम टैक्स का मामला चल रहा है कांग्रेस का, इसमें आपको जानकारी दे दें कि आज 3500 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी इनकम टैक्स की तरफ से, कल का वो है, आज के अखबार में खबर थी इंडियन एक्सप्रेस में कि 3500 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी निकाली गई। आज खड़गे जी ने भी अपने भाषण में ये बात कही। तो उस समय राहुल गांधी ने कल या परसों ये बात कही थी कि अफसरों को, डिपार्टमेंट्स को ये समझ लेना चाहिए किसी न किसी दिन मोदी सरकार जाएगी, और जाएगी तब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और इस तरह की स्थिति रखी जाएगी, कोई आगे से इस तरह का काम नहीं कर सके। तो ये जो संदेश था, और जो आज 180 सीटों की बात कही, खास बात यह है कि इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी के बयानों पर लगातार कोई ना कोई नुक्स निकालती, कहीं कुछ निकालती है और उस पर सोशल मीडिया पे ट्रोल करती है, प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में बोलते हैं, लेकिन अभी तक इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री की रैली भी थी, उसमें भी कोई पिन पॉइंटेड रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। क्या वजह हो सकती है, जब मोदी जी की रैली की बात करेंगे तो उसमें इसका जिक्र करेंगे। तो ये बात तो रही इंडिया गठबंधन की रैली की। एक सवाल और है इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर के, एक और बात की जा रही है कि लोग नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, एक ठीक ठाक रैली दिल्ली में थी वो, और इस लिहाज से भी ठीक ठाक थी। एक तो आपका वो शो था पूरी तरह से, थोड़ा बहुत कांग्रेस का उसमें सहयोग था, इस लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट रैली थी कि देश भर के इंडिया गठबंधन के घटक दल एक साथ और एक सुर में, और ये स्वीकारते हुए कि उनकी जो भी असहमतियां हैं, जो भी चीजें हैं, उनके बावजूद वो इंडिया गठबंधन में हैं। जैसे डेरेक ओब्रायन, खासतौर पे ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया था और अपने सारे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं, उससे भी ये बात मानी जाने लगी थी कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज के दबाव में ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन ये एक मैसेज बहुत साफ आज उससे गया कि गवर्नमेंट एजेंसीज के दबाव के बावजूद सारी पार्टियां बहुत दमखम के साथ इंडिया गठबंधन में हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का उन्होंने संकल्प ले रखा है, और उस संकल्प के लिए वो काम कर रहे हैं। एक
और इसी कड़ी में एक बात और, अरविंद केजरीवाल का जो पत्र आज पढ़ा गया, अरविंद केजरीवाल, हालांकि उस पत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत देने वाली, जो सुन सुन करके कि 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का सुर होता है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वही सुर अरविंद केजरीवाल के पत्र में भी था। लेकिन इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पत्र में ये बात भी थी कि इंडिया गठबंधन को खड़ा करना है, उनको खड़ा करना मतलब आगे आकर के उसको मजबूत करके और भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना। तो जो चीजें शुरू में दिख रही थी उनके पत्र में, वो आखिर में आता था, और एक और गारंटियां भी उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसके लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात नहीं की है, उनसे सहमति नहीं ली। तो कहीं ना कहीं एक एक अधिकार के साथ उन्होंने ये बातें कह दी हैं, और इस संभावना के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंडिया गठबंधन इन बातों को ऑनर करेगा। तो उसमें से 2-3 प्रमुख बातें जो हैं वो एक ये कि जिस तरह दिल्ली में बिजली की सब्सिडी या बिजली फ्री मिलती है, उसी तरह से पूरे देश में बिना किसी गरीब अमीर ये सब देखे हुए जिस तरह से दिल्ली का सिस्टम है, उस तरह का सिस्टम पूरे देश में मुफ्त बिजली के लिए लागू किया जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा उनकी दूसरी, एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। ये तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में, अपने न्याय जो 5 न्याय कह रखे हैं उसमें जो किसान न्याय है उसमें कह रखा है, लेकिन बिजली की बात उसमें नहीं कही गई। और तीसरी बात, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और भी चीजें हैं। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण हैं, और तीनों इस तरह की चीजें हैं जो अगर लोगों तक पहुंचेंगी तो इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ सकता है। ये इस तरह की घोषणाएं हैं। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन ने आज ये एहसास करा दिया और ये मैसेज पूरे देश को दिया है कि वो एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है, बात बहुत हर वक्ता ने कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिस तरह के वो काम कर रही है, उससे लोकतंत्र खतरे में है, उससे संविधान खतरे में है, और इसके चलते आम आदमी के अधिकार खतरे में, जो काफी डाइल्यूट कर दिए गए हैं। आरटीआई वगैरह तो इसका कोई मतलब खास रह नहीं गया है। तो ये बातें, इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से आया, आप देखिए किस तरह से चीजें की जा रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड में कल मैंने आपको बताया था कि और क्या चीजें। तो ये तो बात हुई इंडिया गठबंधन की। अब बात करते हैं मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, जो रालोद के साथ थी। और उसमें प्रधानमंत्री ने जो, मैं 2-3 बातों जिनका जिक्र करना चाहूंगा और जिनसे चीजों को समझना चाहिए, हर एक को समझना चाहिए, चाहे आप मोदी जी के समर्थक हो या मोदी जी के समर्थक ना हो। एक तो उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में ही बंद किया जाएगा, मेरी गारंटी है। वो गारंटी जरा बोलते हैं, तो भ्रष्टाचारी सब जेल में होंगे और बाकी जगह भ्रष्टाचारी हमको हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत दम नहीं है। वो अब जो बातें कहते हैं, दरअसल मोदी जी ने ये बात जरूर कही, लेकिन तमाम इस तरह के वो जब वो कहते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही आप एक लंबी श्रृंखला है, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार, पटेल जो अभी पहले उड्डयन मंत्री थे एनसीपी के ही, जिन पे सीबीआई ने अभी क्लोजर रिपोर्ट दे दी और उनको क्लीन चिट दे दी है, उनको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी तो और खासकर मोदी जी, भयानक रूप से आक्रामक थे। अभी जो लिकर स्कैम की बात जिसकी हो रही है, उसमें जो अप्रूवर हुए हैं, जो लिकर कंपनी चलाने वाले लोग हैं हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के, उनमें से एक के पिता को एनडीए का टिकट मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, टिकट मिला है।
अजित पवार के मामले में कोई जांच, बंगाल में देखिए जो सारे लोग जो भ्रष्टाचार को लेकर के आरोपों में ईडी सीबीआई सबके निशाने पे थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सब चीजें खत्म हो गई। इस तरह की तमाम चीजें हैं जिनके चलते जब मोदी जी ये बात कहते हैं तो उसमें कोई बहुत दम नजर नहीं आता है। पहले वो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के तमाम बातें कहा करते थे, लेकिन अब 10 साल होने को है, रॉबर्ट वाड्रा पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो है, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। और जो रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, जिसके साथ ये माना गया था कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने का काम, उस डीएलएफ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किए। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती? तो एक बात तो ये उन्होंने ये बात कही। एक बात जो तमाम चीजें वो कहते रहते हैं, किसानों के लिए ये किया, जैसे योगी जी उस भाषण में ये कह रहे थे किसानों के लिए हमने ये किया और गन्ना के लिए इतने लाख रुपए जारी कर दीजिए। ये फालतू की बातें हैं, किसानों की समझ में नहीं आने वाली बातें हैं। किसानों को लग जाएगा कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि गन्ने के रेट बढ़े नहीं, जिस रेशियो में बाकी महंगाई बढ़ी उस रेशियो में नहीं बढ़े, बकाया सालों रहा। अगर उसका इंटरेस्ट ही जोड़ दें तो जितना बढ़ाया गया है उससे ज्यादा है, और जो पैसा वो कह रहे हैं दे दिया है, वो पैसा तो किसानों का है जो फंसा हुआ था, तो दे क्या दिया है? तो ये चीजें दूसरे लोगों को लग सकता है किसानों को इतना पैसा दे दिया, गन्ना के लिए इतना दे दिया। तो भाई हमारा पैसा जो 1 साल से 1.5 साल से लटका हुआ है, चीनी मिलें नहीं दे रही थी, वो आपने हमें दिलवा दिया, बस। कोई ऐसा नहीं, और आप सरकार हैं, आप, हमने आपको चुना है, तो आपका ये काम है, इसमें कोई एहसान नहीं, इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं चले, आप कोई एक्स्ट्रा माइल चल करके कुछ चीज ऐसी कर दी हो किसानों के लिए जो पहले नहीं मिलती थी, वो मिल जाए। हमारा पैसा है, उस जिस पैसे को लटकना नहीं चाहिए था, जिस पैसे को मिल वालों को जब हमने गन्ना बेचा तो हमें दे देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। उस पैसे को दिलवा करके आप कह रहे हैं कि साहब हमने किसानों के लिए बड़ा काम किया। तो एक तो ये बात, ऐसे ही वो महिलाओं को लेकर के बात कर रहे हैं कि वो कितने 2 करोड़ 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ कहा है शायद, लखपति दीदियां रहेंगी, और 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदियां बन जाएंगी। लखपति का मतलब क्या होता है, आप बताइए हमें। लखपति का मतलब ये हुआ कि 8,500 रुपए महीने की इनकम अगर आपकी है तो आप लखपति हैं, साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो जो लाख रुपए से ज्यादा कमाता हो, लखपति का मतलब 80s में हुआ करता था, आज से 40 साल पहले, आज से 35 साल पहले, तब होता था मतलब कि भाई ये लखपति आदमी। अब तो लखपति को मतलब, लखपति मतलब कुछ क्या है? लखपति का मतलब कि वो बेचारा अपना रोटी और घर के खर्चे चलाने में मुश्किल है उसको, किसी तरह वो कर रहा है सब। तो ये लखपति का जो जुमला है ये ठीक नहीं है लोगों। अब पता नहीं, आप लोग सोचिए इस पर कि लखपति का कोई मतलब होता है क्या? दूसरी बात उन्होंने कही कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी, 5 ट्रिलियन नहीं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी। तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो देखिए बन जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। जिस रफ्तार से डेटा बता रहा है, जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रही है उसमें बन, लेकिन इससे फायदा किसको होगा, सवाल ये है सबसे बड़ा। और ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो 8.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट आया है, उसके अगर उसकी एनालिसिस करें, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट नेगेटिव है। इसका मतलब कि उनकी ग्रोथ घटी नहीं, वो डिग्रोथ में चले गए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इस देश का 66% गवर्नमेंट के क्लेम के हिसाब से 66%, 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। मतलब 93 करोड़ लोग, 93 करोड़ लोगों का जो जीडीपी है वो 0.8% घट गया।
जब हमारी जीडीपी 8% के हिसाब से बढ़ती है, 7% के हिसाब से बढ़ती है, तो किसानों की जीडीपी 2% और 1.5% और 2.25% और 3% इस हिसाब से बढ़ती है। तो वो जो गैप है, जिसकी बात की जाती है कि अमीर और गरीब के बीच का गैप कहीं बड़ी होती जा रही है, तो वो बड़ी कैसे होती जा रही है, ये भी समझने की जरूरत है। मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, या वो कहीं एकांगी हो। देखने में लग सकता है जैसे जैसे आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। इसमें जो जो आपने राशन दिया, इससे इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा? और एक तरफ आप कहते हैं कि साहब गरीब तो बहुत कम रह गए, 25 करोड़ 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 लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया, अब तो 5 करोड़ कितना 5% या 6% लोग गरीब रह गए। अगर 6% लोग गरीब रह गए तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल सबको पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों देने की जरूरत पड़ रही है और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर क्या है? देखिए, जब राशन मिला, वो राशन जिस भी परिवार को गया, 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को गया, इसका मतलब करीब 20-25 लाख परिवारों को गया। वो राशन उनके यहाँ चला गया, खा के खत्म हो गया, या उन्होंने नहीं लिया, कोटे वाले ने कहीं बेच लिया। बहुत लोग नहीं लेते, क्योंकि मैंने एक बार एक जगह देखा था कि जो चावल मिलता है वो खाने योग्य नहीं होता है, तो लोग नहीं लेते। तो अब हुआ क्या कि आपने एक 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसका 2024-25 के लिए। तो बजट तो आपने इतने का रखा, लेकिन वो राशन आपके गोदामों से आया, कोटे की दुकान पर गया, कोटे की दुकान से जिनको जिनको लेना था उन्होंने लिया, जिनको नहीं लेना था तो कोटे वाले ने इसको बेच दिया। 5 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल, इस तरह से बेच दिया उसे। अब उसका क्या इस्तेमाल होता है ये भी मैं आपको बता दूं। लोग जानवरों को खिलाने के लिए, और इससे इससे सस्ता कोई चीज नहीं मिल सकती, 2 रुपए 3 रुपए किलो मिल जाए, क्वालिटी उसकी बहुत खराब होती है। वो तभी मनुष्य खाएगा जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो। तो ये अब इससे कहीं कोई इकोनॉमी को पुश नहीं मिला। हाँ, इससे जो फायदा हुआ वो फायदा ये है कि आप ये कहते हैं और एक माहौल बनता है कि ये सरकार बहुत ही वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर सोचने वाली सरकार है और ये 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। तो एक माहौल बनता है, जो माहौल पूरी तरह से पोला है, जिसका कोई मतलब नहीं है, असलियत कुछ और है, और आपको इसके चलते वोट मिलते हैं, बस। और दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब ये योजनाएं देखिए सबके लिए हैं, इसमें कोई ऐसा थोड़ी इस जाति के लिए नहीं है, उस जाति के लिए नहीं है, उस धर्म के लिए नहीं है, इस धर्म के लिए नहीं है। तो इससे एक ये नैरेटिव तोड़ने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के लिए काम करती है, तो वो इस बात से तोड़ती है। तो इस तरह की जो योजनाएं, या आपने खाते खुलवा दिए, या आयुष्मान भारत जो है उसमें क्या है, आप उसके सीएजी रिपोर्ट्स भी आई हैं, आप उनके आंकड़ों को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको फायदा है, लोगों को उतना फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन वो जो पैसा है, देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, सबका अनुभव होगा आपका। अगर आपके पास मेडिक्लेम है या उस तरह का कोई इंश्योरेंस है, तो जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो सारे रेट्स बढ़ करके लगते हैं, क्योंकि आपको आपको तो पैसा दे, वो कहता भी है आपको तो पैसा देना नहीं है, कंपनी पैसा देगी। तो इसी तरह से आयुष्मान में भी होता है, अगर वो एडमिट कर लिया उन्होंने, तो वो 5 लाख का जो सीमा है उस सीमा को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे किसको फायदा है? इससे आम आदमी, ज्यादा लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पाती है, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों को। इसी तरह से फसल बीमा है। फसल बीमा का डेटा अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इतना ये जमा किया प्रीमियम, गवर्नमेंट ने इतना जमा किया, किसानों को बहुत कम देना पड़ता है, इतना जमा किया,
उसके बाद भी लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्होंने डेट फिक्स कर दी, धान की बुआई इस तारीख तक हो जानी चाहिए, उसके बाद डैमेज होगा तो मिलेगा। पता चला मानसून ही नहीं आया, मानसून लेट हो गया तो उस तारीख तक बुआई नहीं हुई। बुआई नहीं हुई तो आप बीमा कराए बैठे हों, उसके बावजूद आपको धान का बीमा नहीं मिलेगा। ज्यादा बारिश हो जाए, आपका धान खराब हो गया, बारिश आगे नहीं हुई तो किसी तरह आपने बो तो लिया, लेकिन नहीं, सूख गया। लेकिन आपको बीमा नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो इससे लोगों का कोई खास फायदा नहीं होता है। दूसरी और भी जो स्कीमें हैं, स्किल इंडिया में क्या हुआ? अब तो नाम नहीं लेते मोदी जी। स्किल इंडिया में ये हुआ कि बहुत सारी जगह क्या किया गया कि जो लोग वर्किंग थे उन्हीं को स्किल इंडिया में स्किल सर्टिफिकेट दे दिया गया, और ये चूंकि वो वर्किंग पहले से थे तो उनका जब ट्रेनिंग हो गई, स्किल डेवलपमेंट का काम हो गया, तो उनको दिखा दिया कि इनको जॉब मिल गई। इस तरह की चीजें हुई और मैंने देखा बिहार में तो इस तरह की चीजें पकड़ी भी गई थी कि भाई एक फर्जी टाइप के सेंटर्स चलते हैं, वहां से लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट से वो जो भी एनजीओ या जो लोग भी ये चलाते हैं, गवर्नमेंट से पर हेड उतना पैसा मिल जाता है, तो और खर्चा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उसकी बात भी गवर्नमेंट नहीं करती। आप देखिए कि जो और चीजें भी हुई, प्रधानमंत्री जी जैसे अभी कह रहे थे, ड्रोन दीदियों की बात कर रहे थे कि हर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिया जाएगा। कल भी मैंने आपसे बात की थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी ठीक है, सबको टेक्नोलॉजी वो कर दी, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ड्रोन मिल जाएगा। ड्रोन का कोई इस्तेमाल नहीं है। ड्रोन का इस्तेमाल तब है जब आपके फार्म्स बड़े बड़े हो, 1 एकड़ का फार्म, आधा एकड़ का फार्म, इस तरह के जिनके पास है 2 एकड़ का फार्म, 2 एकड़ का फार्म 3 जगह पे है, तो आप तो ड्रोन से स्प्रे नहीं कर सकते। आप ड्रोन से जो लिक्विड जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है वो नहीं दे सकते, और सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बड़े किसान ही कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। यूरिया अगर 400 रुपए की 50 किलो मिलती है तो 400 रुपए की 1 किलो या 1.5 किलो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स मिलती हैं। आप ये सोचिए, हालांकि ठीक है यूरिया की तरह उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसका इस्तेमाल 1 एकड़ में 1 किलो 2 किलो 3 किलो, लेकिन वो ऐसे यूरिया की तरह नहीं होता है कि आपने एक बार डाल दिया और 30 दिनों तक चलता रहेगा। वो तो डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल होता है या हर हफ्ते इस्तेमाल होता है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती, और उन्हीं का स्प्रे होता है। यूरिया का स्प्रे नहीं होता, डीएपी स्प्रे नहीं, डीएपी सोल्यूबल ही नहीं, पोटाश सोल्यूबल ही नहीं है, तो इनका स्प्रे नहीं होता है, वो वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होती हैं उनका होता है। तो कैसे होगा? तो इसलिए इसमें भी फायदा दूसरे लोगों का है, जो लोग ड्रोन बनाएंगे, गवर्नमेंट उसे खरीदेगी और दे देगी लोगों को। अब आप सोचिए 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या 2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन दिए जाए तो 2 करोड़ ड्रोन बनेंगे। 2 करोड़ ड्रोन, अंदाजा लगाइए आप, एक ड्रोन अगर 1 लाख रुपए का भी हुआ तो कितने कितने का बिजनेस हो गया ये, और इससे किसको फायदा होगा? किसान को कोई फायदा नहीं होगा। कहा यह जाएगा कि साहब हमने ड्रोन दे दिया, लोगों को टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह की चीजें हो रही। अगर काला धन और ये सब चीज, अभी बंगाल में हमने जिक्र भी किया था, बंगाल में उन्होंने कहा कि साहब जो ईडी पैसा जब्त कर रहा है वो सारा पैसा 3,000 करोड़ रुपए, वो हम ऐसा कुछ करेंगे, कानून बना देंगे, अगर अगली बार आए तो वो सारा गरीबों को वापस कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता है, झूठ बात है ये। तो ये सारी चीजें मोदी जी वहां से कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात और विकास की बात। और वो मेरठ गए क्यों? मेरठ से ही क्यों शुरू किया? उसकी बात भी सुन लीजिए। वहां से अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका निभाई थी, 90s में रामायण एक सीरियल आता था, बहुत जबरदस्त चला, उसमें राम की भूमिका निभाई थी, उनको टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब इसका एक मैसेज है, मेरठ इसलिए गए वो, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि साहब हम राम की भूमिका जिस आदमी ने निभाई थी, उस आदमी के सिक्के क्षेत्र से, उस आदमी के पक्ष में सभा करके उत्तर प्रदेश में हम चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चीजें, उसका मैसेज, अब प्रधानमंत्री जी का मैसेज बहुत साफ है कि देखिए, एक तो
धार्मिक जो मामला है, हिंदुत्व का मामला है, ये अरुण गोविल का नाम हिंदुत्व से भी क्यों, चूँकि उन्होंने राम की भूमिका, पता नहीं वो हिंदुत्ववादी हैं या नहीं, लेकिन चूँकि राम की भूमिका निभाई है तो सीधे से उनका उन वो कनेक्ट होते हैं। तो एक सिंबोलिज़्म वाली जो राजनीति है जिससे वो संकेत देना चाहते हैं, तो एक तो ये। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, एक तो है भाई उनकी आइडियोलॉजी है वही। दूसरा ये कि इस समय उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो स्थितियाँ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनको समझ रही है। आप झारखंड में ही देख लीजिए। धनबाद की ब बनी बनाई सीट, वो एक ऐसा कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है जिससे वो धनबाद की सीट फँस गई। रांची की सीट भी फँस सकती है, अगर रामटहल चौधरी को टिकट मिल गया तो। रामटहल चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। 2014 में वो जीते थे, 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो ऐसी राजस्थान में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। राजस्थान की जो खबरें हैं, जो मैं कई लोगों से बात करता हूँ, तो जिस तरह की चीज़ें हैं, उसमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं है 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो उस रैली से, और उसमें आज उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा, मैच फिक्सिंग या कोई चीज़ या इलेक्टोरल बॉन्ड या इनकम टैक्स, किसी पर कोई बात नहीं। तो मोदी जी की रैली से बहुत साफ है कि वो, अब एक बात और कही उन्होंने, जैसे उन्होंने 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि 50 दिन हमको दे दीजिए और उसके बाद अगर मैं ना कर पाऊँ तो मुझे जिस चौराहे पे आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो सुझाव देंगे वो दे देंगे, वो मैं स्वीकार करूँगा। आज उन्होंने कहा कि 2029 में मुझसे जवाब माँग लेना। तो गोल पोस्ट आगे चला जा रहा है। किसानों की आय दोगुनी 2022 तक होनी थी, हर एक को घर मिलना था 2022 तक, शौचालय सब जगह बन जाने थे, और लेकिन वो तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में ही आया कि भई करीब 10 से 12% ऐसे जहाँ शौचालय नहीं बने, और बहुत जगह जहाँ बने हैं वो काम नहीं करते हैं, और कई जगह खराब बने हुए। स्मार्ट सिटीज़ की वो बात ही नहीं करते हैं अब। बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली थी, पता नहीं कहाँ गई। तो अब वो चीज़, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि बड़े सपने, जब जैसे उन्होंने बिल गेट्स के साथ बातचीत में, बड़ी चीज़ें सोचता हूँ, बड़े स्तर पे सोचता हूँ। तो बड़ा बड़ा गोला भी देते हैं वो मोदी जी, छोटे-मोटे गोले नहीं देते, और ये बात लोग समझ रहे हैं। तो ये है बात ये मोदी जी की रैली की। और मोदी जी की रैली से एक बहुत साफ कि जो अ, वहाँ पर चौधरी चरण सिंह का भी नाम बड़ा लिया गया किसानों के लिए और ये सब। लेकिन चौधरी चरण सिंह, अगर मान लीजिए ये बात सच हो कि वो कहीं स्वर्ग में होंगे, किसी दूसरी दुनिया में होंगे, या वो अगर ऐसा है, तो वो ये देख करके कितना शर्मिंदा हो रहे होंगे कि जिस जिस विचारधारा के खिलाफ वो जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर खड़े रहे, उस विचारधारा अ, के लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वोट माँग रहे हैं, और उनका पोता जो है वो उनके साथ खड़ा है। एक बात उन्होंने कही उनके पोते ने कि एक बार वो जब गृह मंत्री थे 1962 में, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब वो किसी सरकारी दौरे पे बांदा या झांसी कहीं गए हुए थे, और वहीं पर रेडियो पे उनको खबर मिली कि उनको हटा दिया गया है मंत्रिमंडल से। तो ये राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी की उसमें जो है ये कहा गया था, ये उदाहरण दिया जाता है, और आज भी दिया गया उस रैली में, उनके पोते ने ही दिया। तो वो, उन्होंने जो सरकारी गाड़ी थी, उसके ड्राइवर को बुलाया और उससे कहा कि भई अब मैं नहीं रहा हूँ, आप इस गाड़ी को, मैं अब सरकारी गाड़ी से नहीं चल सकता, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूँ। और ये बात मोदी जी के सामने कही गई। मोदी जी हर चीज़ में सरकारी सुख-सुविधाओं का जितना इस्तेमाल हो सकता है उतना करें। ये तो सब लोग देखते ही हैं। तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो ये तो हो गई 2 रैलियों की बात। दोनों का लब्बो-लुआब ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती और उत्साह पे है, कॉन्फिडेंस है उसे। और दूसरी तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर से तो दिखाई देता है, लेकिन उनकी बातों के जब तह में जाएँगे, तो कहीं न कहीं शेकन लगता है। अब एक बात और करनी थी, तो वो बात करने से पहले फिर से एक बार आपसे गुज़ारिश
कि अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारी बातचीत अच्छी लगे, तो कृपया इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। और साथ में अगर एक टिप्पणी, अपनी राय इस वीडियो के बारे में लिख देंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारी मदद हो जाएगी। और एक बात और कि अनब्रेकिंग चैनल जो हमारा चैनल है, जिस पर आप ये देख रहे हैं, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया कर ज़रूर लें। करने से एक तो ये होगा कि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिल जाएगी, हमारे हर लाइव की जानकारी मिल जाया करेगी और आपसे मिस नहीं होंगे। और दूसरा ये कि हमें जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो हमें ताकत मिलेगी, हमें भी अच्छा लगेगा और हम जो बातें करते हैं, इनको और मजबूती के साथ कर पाएँगे और शायद हम इसमें कुछ संसाधन भी लगा सकें और बेहतर तरीके से इसको हम इस कार्यक्रम को कर सकें। तो इसलिए आपसे ये गुज़ारिश है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और ताकत मिलेगी। अब जो बात मुझे करनी है, आज राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने। आडवाणी जी बीमार हैं, चल चल फिर पाने की स्थिति में नहीं है। वो राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गए और यही कहा था उन्होंने कि उनकी तबीयत नहीं सही है, वो चल नहीं सकते। खैर वहाँ गए। अब जो सेटअप था, वो ज़बरदस्त था। प्रधानमंत्री भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और बहुत सारे डिग्निटरीज़ थे। पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे। सामने कुर्सियाँ लगी थी, उन पे सारे गेस्ट बैठे हुए थे और जो एक मंच बनाया गया था, उसमें एक राष्ट्रपति महोदया के लिए एक अलग से, चूँकि राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए अलग से, प्रोटोकॉल है, तो उनके लिए अलग से कुर्सी और अशोक चक्र लगी हुई कुर्सी और नीचे कालीन, कालीन पे कुर्सी थी, वो उनका आसन था। एक चेयर लगी हुई थी उसी मंच पर आडवाणी जी की। आडवाणी जी चल फिर नहीं सकते, तो कुर्सी पे बैठे हुए थे और उनके बगल में एक चेयर और लगी थी। ये जो गेस्ट्स बैठे थे उनके सामने, मतलब एक तरह से अगर आप कहें तो डायस। तो वहां पर एक चेयर और लगी थी, उस चेयर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए। ठीक है, वो तो अच्छा है वो। अब राष्ट्रपति महोदया ने जब लालकृष्ण आडवाणी जी को उठ करके उनको जाना पड़ा, उन्होंने सम्मानित किया, माला पहनाई और फिर भारत रत्न का जो वो होता है पत्र, प्रशस्ति पत्र, वो आडवाणी जी को सौंपा। इस दौरान आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, राष्ट्रपति महोदया खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं और सामने उनके बगल में, आडवाणी जी के बगल में प्रधानमंत्री मोदी भी बैठे हुए। जब राष्ट्रपति महोदया उठ करके आई सम्मान करने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने बैठे-बैठे हाथ जोड़ के नमस्कार किया और राष्ट्रपति महोदया, वो फोटो है, राष्ट्रपति महोदया खड़े होकर के सम्मानित करती रहीं, प्रधानमंत्री उठकर खड़े नहीं हुए। फिर बाद में जब फोटो खींची गई, तो मतलब बहुत सारी फोटो खींच रही थी, राष्ट्रपति महोदया आडवाणी जी के बगल में खड़ी हो गई, फोटो खिंचा वो, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे। ये मंच का मामला है। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि जब राष्ट्रपति खड़ी हैं, जो देश की प्रमुख हैं, पहली नागरिक हैं, शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं देश की, जब वो खड़ी हैं मंच पर, तो बाकी लोग, एक बार तो खड़ा होना पड़ेगा, फिर बैठ जाएगा। जैसे ये होता है, मान लीजिए किसी कार्यक्रम में आप गए, राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं और सारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं, तो जब राष्ट्रपति खड़ी होती हैं, तो सारे लोग खड़े, फिर वो अपना भाषण शुरू करें, जो भी करती हैं, बाकी लोग बैठ जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं खड़े हुए, वो बैठे रहे। और जो फोटो में जो भंगिमा दिख रही है, उसमें भी आपको दिखेगा राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत आराम से बैठे हुए हैं और उसको, उस फोटो को देख करके कोई नहीं कह सकता है कि जो महिला वहां पर खड़ी हैं, वो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, या जिस भी देश का ये फोटो है, वहां की महामहिम राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये कोई भी उस फोटो को देखकर नहीं कह सकता।
तो इसीलिए मैंने जो वीडियो पे आप लोगों को भेजा था, उसमें जो लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी का ऐतिहासिक सम्मान। दरअसल ये पहला पहला मौका नहीं है जो राष्ट्रपति को इस तरह से, आप देखिए संसद की वो प्रमुख हैं, लेकिन संसद का जब उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया, तो उनको नहीं बुलाया गया। ऐसे ही जब संसद का शिलान्यास, नई संसद का शिलान्यास किया गया था, उस समय जो राष्ट्रपति थे, कोविंद जी, उनको भी नहीं बुलाया गया था। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसको भी राष्ट्रीय वो बताया गया कि साहब गुलामी से मुक्ति मिली, 600 साल का सपना पूरा हो रहा है और एक नई आजादी आज से आ रही है। तो ऐसे मौके पर अगर वो राष्ट्र का इतना बड़ा सम्मान था, इतना बड़ा हासिल था, तो राष्ट्राध्यक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसे ही जब राम जन्मभूमि, राम मंदिर का जब शिलान्यास किया गया, तो उस समय राष्ट्रपति कोविंद थे, शिलान्यास में भी उनको नहीं बुलाया गया था, जबकि कहा यह गया कि देश का गौरव बढ़ाने वाला सब, क्यों नहीं बुलाया गया? तो 2-3 चीजें आती हैं। एक तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रोटोकॉल या संवैधानिक उसका कोई मतलब नहीं है, चूँकि सत्ता उनके पास है, जो हमारा संवैधानिक सिस्टम है, उसमें जो चुना हुआ प्रधानमंत्री जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, सत्ता उसी में निहित होती है और राष्ट्रपति उसकी सलाह पे काम करते हैं। कहीं संविधान में तो लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति खड़ी होंगी तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये परंपराएँ हैं। तो उन परंपराओं का तो कोई मतलब खास रहता नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको खारिज किया जा सकता है क्योंकि कहीं संविधान में नहीं लिखा है। तो वो ये चीज़, दूसरी बात एक जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूँकि वो दलित राष्ट्रपति हैं इसलिए उनको इस तरह से, वो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो पूजा उस सब में चूँकि वहाँ सेंगोल और ब्राह्मणों का सारा कार्यक्रम संसद में कराया गया था, तो वहाँ आदिवासी कैसे हो सकता है? तो शायद इस वजह से नहीं बुलाया हो। और इसी तरह से मंदिर जब भगवान राम का मंदिर हो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, तो वहाँ आदिवासी कैसे पहुँचे? शायद इसलिए नहीं बुलाया हो, ब्राह्मणों ने कहा हो कि नहीं, ये ऐसे लोगों को नहीं किया जा सकता है। और शायद शिलान्यास में भी इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद जी भी दलित थे। और जब संसद का भूमि पूजन हुआ, वहाँ भी पंडित था, ब्राह्मण थे, जो पूजा करा रहे थे। तो उस समय भी जो राष्ट्रपति कोविंद जी थे और वो दलित थे। तो हो सकता है इस वजह से नहीं बुलाया हो, क्योंकि संघ के उसमें तो बहुत साफ है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह भी दिया है कि भई जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र को उसकी सेवा करना चाहिए, सेवा करने का काम है, हमारे धर्म में ये कहा गया। बाद में हालाँकि जब थोड़ा चर्चा हुई और उनकी आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने इससे अपने को अ, रिट्रैक्ट किया। लेकिन ये चीज़ें हैं। अगर आप गुरु गोलकर ने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़िए, तो उनमें इस तरह की चीज़ें आएँगी। तो हो सकता है कि जिस तरह का देश बनाने की बात चल रही हो या सपना मोदी जी का है, संघ परिवार का है, उस तरह के उसमें इन लोगों का जो सबाल्टर्न लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जो हाशिए के समुदाय हैं या जो वर्ण वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति वाली है, उसमें जो नीचे का तबका है, उस तबके के लिए कुछ है नहीं, वो तो सेवा ही करेगा सिर्फ। तो उस तरह का हो सकता है। कुछ लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं पहले के दिखा करके कि साहब यहाँ भी नहीं खड़े हुए, वहाँ भी नहीं खड़े हुए। मैंने आपको बताया कि मंच पर जब 3 ही लोग हों, आडवाणी जी इसलिए नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते थे स्वास्थ्य कारणों से। प्रधानमंत्री जी को खड़े होना चाहिए था। इससे क्या क्या मैसेज निकलता है? इससे मैसेज ये निकलता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अ, घमंडी व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं कि भाई उनसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए वो किसी के लिए क्यों खड़े हों? ऐसे फ़ोटो भी पहले आए जिसमें उपराष्ट्रपति उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति जी को दिक्कत नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी को दिक्कत नहीं, तो लोग कह सकते हैं, "भई आपको क्यों दिक्कत हो?" तो लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये संकेत होते हैं। राष्ट्रपति को दिक्कत इसलिए नहीं, महामहिम राष्ट्रपति को शायद इसलिए दिक्कत नहीं हो क्योंकि मोदी जी ने उन्हें चुन बनवाया है, वो उस समय पहले झारखंड की राज्यपाल थीं। यहाँ से उठा के उनको राष्ट्रपति बना दिया
और वो इस बात को भुनाते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन देश के तौर पर आप देखें कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे संवैधानिक प्रमुख का सम्मान ना हो, ये द्रौपदी मुर्मू का सम्मान की बात नहीं है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के किसी नेता के सम्मान की बात नहीं है। ये इन सब पार्टियों से ऊपर उठकर देश के सम्मान की बात है। देश के हर नागरिक के सम्मान की बात है। इसलिए इस पर सोचना चाहिए। सोचिए इस पर। फिर मैं कहूंगा कि आप भाजपा समर्थक हों, आप कांग्रेस समर्थक हों, आप कम्युनिस्ट समर्थक हों, आप समाजवादी समर्थक हों, आप जेएमएम के समर्थक हों, आप आसू के समर्थक हों, आप आरजेडी के समर्थक हों, आप जेडीयू के समर्थक हों, आप टीएमसी के समर्थक हों, आप डीएमके के समर्थक हों, एआईडीएमके के समर्थक हों, शिवसेना के समर्थक हों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समर्थक हों, ओवैसी की पार्टी के समर्थक हों, अकाली दल के समर्थक हों, या इनमें से किसी के समर्थक न हो, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपको जरूर सोचना चाहिए कि ये चीजें देश को किस दिशा में ले जाएंगी या ले जा रही हैं। क्या हम एक न्याय संगत समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम विम्स और संविधानेतर जो चीजें हैं, संविधान से ठीक विपरीत चीजें हैं, उनको लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचा जाना चाहिए इसमें। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं। मैं इस बात का बिल्कुल सम्मान कर रहा हूँ कि आपने कहा था, जब 30 मिनट का बातचीत की थी, तो कई लोगों ने कहा था अलग से, यहाँ पर वो नहीं था, अलग से कमेंट करके ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे लोगों ने कहा था कि भाई इसे लंबा करिए आप, कम से कम 1 घंटा। तो 1 घंटा नहीं, 45-46 मिनट हो गया। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे और जरा देख लेते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्रशांत मिश्रा जी रेगुलर आते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति की कोई इज्जत नहीं करता, चौथी पास राजा। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आदिवासी हो चाहे दलित हो, राष्ट्रपति हैं वो, ब्राह्मण हो तो भी, दलित हो तो भी, और ये सारी चीजें गुजरे जमाने की चीजें हैं। हम एक समता मूलक समाज और वैज्ञानिक सोच के समाज की बात करते हैं, उस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए। हम विकसित भारत की बात करते हैं और उसमें धकिया-नीसू चीजें हों, सम्मान नहीं हो आपस में, जहाँ आपस एक दूसरे का सम्मान नहीं हो, जहाँ जहाँ संविधान का सम्मान नहीं हो, जहाँ संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं हो, वो देश विकसित क्या होता है? विकसित का मतलब क्या है? तो ये इन चीजों को समझने की जरूरत है। जी, 3,000 करोड़ लोगों के खाते में आएंगे। जी, वो मैं उस पर बात कर चुका हूँ। मेरठ में जुमला बॉय। अच्छा, गुरजीत जी हैं आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली सोरेन जंगल कटने के मुद्दे पर वैसा ही बोली जैसा मोदी जी मणिपुर पर। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि सारे लोग बराबर के भागीदार हैं सब चीजों में, लेकिन इस समय इन चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन सामान्य स्थितियों में। इस समय मामला ये है, क्या हम बात करने लायक भी रह जाएंगे? विजय सिंह, गहन समीक्षा जी, थैंक यू। प्रदीप चंद्रा, गुड टू सी यू बैक इन एक्शन। थैंक यू सर। प्रदीप जी बहुत देश के जाने माने फोटोग्राफर हैं, बॉम्बे में रहते हैं और वहां से जुड़ते हैं, हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। तो आज की बात खत्म करते हैं और आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस पर कमेंट लिखिए, अपनी राय लिखिए और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे चैनल अनब्रेकिंग के लिंक को अपने मित्रों परिचितों के बीच में शेयर कीजिए और साथ में टिप्पणी, अपनी राय लिखिए कि इस चैनल में आपको क्या अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपके मित्र और आपके परिजन भी इसको सब्सक्राइब करें। इससे हमें ताकत